सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पर्यावरण की सीरीज में हम लोग स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कर रहे थे और आज स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का भाग दूसरा वाला है। आज हम लोग इसमें करेंगे कि बीमारियां क्या होती हैं। ठीक है, बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं, जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंगस से। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन देखेंगे, विटामिन की खोजकर्ता कौन है, किस विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है, उसका उपचार क्या है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कचरा, कि भारत में जो कचरा होता है किस तरह के कचरे ज़्यादा पाए जाते हैं और इस कचरा को कम करने का क्या उपाय है। ठीक, इसके बाद देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन भारत में कब आया था। ठीक है, इतनी सारे बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और यहीं से आपका 3 प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में, अगर जीएस में अगर मैं बात करूं, आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट छोड़ दीजिए आप लोग, अगर मैं जीएस की बात करूं, जनरल स्टडीज़ की बात करूं, चाहे वो पीसीएस लेवल का क्यों ना हो, आपका या बायो हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और विटामिन तो सदाबहार है भैया, विटामिन जो है सदाबहार प्रश्न है, क्योंकि विटामिन तो ऐसा है कि जो बिना विटामिन के जीवन संभव नहीं है। चलिए देखते हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता को, नीट एंड क्लीननेस और हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे इसमें। चलिए देखते हैं बीमारी की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, बीमारी की परिभाषा क्या होती है कि सबको पता होगा क्या भैया, बीमारी क्या होती है कि जब कोई अस्वस्थ महसूस करने लगता है अपने आप को, ठीक है, तो उसी को बीमार मान लिया जाता है। कोई वो बिस्तर पे सोता रहे, लेजीनेस मतलब आलस उसके अंदर आता रहे और बोले मुझे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया है मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत हो गई है, मतलब सहज अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है, वही होता है बीमार व्यक्ति, वही होता है बीमारी, वही होता है बीमारी की परिभाषा। अब देखते हैं बीमारियां आपकी कितने प्रकार की होती हैं। बीमारियां 2 प्रकार से होती हैं, कौन कौन सी, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो व्यक्ति के अंदर से जन्म से ही होती हैं। क्या होती हैं, जन्म से ही होती हैं, व्यक्ति के अंदर जेनेटिक होता है, उसी को जन्मजात बीमारियां कहा जाता है। जैसे हीमोफीलिया, वर्णअंधता, हीमोफीलिया और वर्णअंधता। हीमोफीलियम क्या होता है कि विटामिन के की कमी होती है, विटामिन के होता ही नहीं है, जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। जैसे ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ, उनको हीमोफीलिया है और उनके वंशज को हमेशा हीमोफीलिया होता चला आ रहा है। तो ये जेनेटिक रोग है, जन्मजात है। और वर्णांधता ये क्या होता है, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें लाल और हरे रंग को भेद नहीं कर पाता कोई व्यक्ति, जिसको वर्णांधता होता है। जैसे आपके मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के आपके सीईओ हैं, मार्क जुकरबर्ग, इनको जो है कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए इन्होंने क्या किया था, एफबी का जो सिंबल है वो ब्लू दिया है। ठीक है, अब देखते हैं उपार्जित बीमारियां क्या होती है हमारी। सेकंड नंबर उपार्जित। ठीक है, ये बीमारियां क्या होती हैं, हमको वातावरण से मिलती हैं। ऐसी बीमारियां जो हमको वातावरण से मिलते हैं वो उपार्जित बीमारियां होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि रतौधी, ठीक है, रतौधी, पेचिस, छोटी माता या काली खांसी, ये सारी बीमारियां आपको उपार्जित बीमारियां हैं। कि जैसे हमको कोई भी बीमारी जब पर्यावरण से मिलती है, किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से, ठीक है, तो उसी को हम लोग उपार्जित बीमारियां कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं उपार्जित बीमारी हमारी कितनी प्रकार की होती है, हमको पर्यावरण से कौन कौन सी बीमारी हो सकता है ये देखते हैं। ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला होता है संक्रामक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग क्या होता है, ये संक्रामक रोग ऐसी बीमारियां जो जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या फफूंद से, प्रोटोजोआ से फैलते हैं, ऐसी बीमारियों को हम लोग संक्रामक रोग या संक्रामक बीमारियां कहते हैं। ठीक है, ये कैसे फैलती हैं, संक्रामक रोग ये क्या एक मनुष्य से, ठीक है, एक मनुष्य में बैक्टीरिया से फैलती हैं, विषाणु से फैलती हैं, कवक से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, ये हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं। जैसे गंदी वायु चलेगी या दूषित भोजन खा लेंगे या कीड़े मकोड़े काट लेंगे, तब भी जो है ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है, टीबी है, इसको तपेदिक बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस और हैजा, ये सब बीमारियां आपके संक्रामक बीमारी कही जाती हैं। दूसरा हमारा है असंक्रामक बीमारियां। ये क्या होती हैं, ऐसी बीमारियां जिसमें किसी अंग के खराबी से, भोजन के अभाव से या खनिज के अभाव से फैलता है, इसे हम असंक्रामक बीमारी कहते हैं। इसमें हमको खनिज का अभाव हो सकता है, ठीक है, हमको कम खनिज मिलता हो, कम भोजन मिलता हो, ठीक है, तो हमको ऐसी रोग हो सकता है। जैसे आपका हार्ट अटैक होता है, ठीक है, आपका स्कर्वी रोग होता है, आपका कैंसर रोग होता है, ये सब आपके क्या है, असंक्रामक रोग है। ठीक है, असंक्रामक। तो हमने क्या देख लिया, बीमारियां आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन आपकी बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं, जन्मजात, एक उपार्जित। फिर उपार्जित हमने देखा कि जो वातावरण से होती हैं और उसमें 2 होता है, एक संक्रामक, एक असंक्रामक रोग। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं, जो हमने अभी देखा संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग में आपका क्या क्या आता है, उसमें आपका आता है संक्रामक रोग क्या होगा, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ और फफूंद, ये सब आपके बैक्टीरिया, वायरस,
प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब किससे होते हैं? आपके संक्रामक रोग कहे जाते हैं। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग घरों में दूषित जल को पी लेते हैं, ठीक है, या फिर आपका बासी खाना होता है, ठीक है, खराब भोजन हो जाता है, उसको आप खा लेते हैं, तो आपके शरीर में रिएक्शन होता है और वही रिएक्शन आपकी बीमारी का कारण, बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम लोग रोग कहते हैं, संक्रामक रोग। और उसमें आपका जीवाणु जनित रोग भी शामिल है, उसी में आपका विषाणु जनित रोग भी शामिल है, उसी में आपका प्रोटोजोआ जनित भी है, और उसी में आपका फफूंद या कवक जनित रोग भी, चारों शामिल है। तो पहला हम एक एक करके देखते हैं। हम पहले पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग हमारा क्या होता है, यानी जो ऐसे रोग जो हमें बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, तो ये रोग जो है बैक्टीरिया से फैलते हैं। जैसे आपके कौन कौन से रोग हैं बैक्टीरिया वाले? काली खांसी हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, तपेदिक, जिसको आप लोग टीबी बोलते हैं, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, हाँ, कोढ़ी, जब कोई कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग हो जाता है, जो कोढ़ी हो जाता है, इसमें स्किन आपका चमड़ा जो है सफ़ेद हो जाता है। टिटनेस, टिटनेस को और क्या बोला जाता है? टिटनेस को बोला जाता है धनुष टंकार, इसी टिटनेस को धनुष टंकार बोला जाता है। टाइफाइड, ये हमारे आंत को प्रभावित करता है, ज्वर होता है जो हमारे आंत को सीधा इफेक्ट करता है, टाइफाइड। और डिप्थीरिया और हैजा, ये सब आपके क्या है? बैक्टीरिया है। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, और ऑप्शन में आपको मिलेगा पीलिया, चेचक, एड्स और टिटनस। तो आपको लगाना होगा कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे सर टिटनेस होता है बैक्टीरिया से, बिल्कुल, इसी को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? हमारे आंत को करता है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। उससे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में और कुछ बता देता हूँ कि हमारे जो टीका उका लगता है, आप लोग देखते होंगे कि आप जिसको टाइफाइड होता है उसके लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आंत ज्वर आपको है तो उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बिडाल परीक्षण, बिडाल टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? आंत ज्वर के लिए किया जाता है। ठीक है, और डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस बीमारियों को दूर करने के लिए एक टीका लगाया जाता है, उसी टीके का नाम है डीपीटी। ठीक है, किसको किसको? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, टी फॉर टिटनेस, पी फॉर काली खांसी, इन तीनों को दूर करने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर लीजिए। डीपीटी का टीका किस लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, डिप्थीरिया, तो काली खांसी और टिटनेस तीनों के लिए डीपीटी का टीका हम लोग लगवाते हैं। ये जो आपका तपेदिक है, जो आपका टीबी है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है, इसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, और इसमें जो हम लोग कौन सा टीका लगाते हैं? बीसीजी का टीका लगाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो वो टीका लगवाता है, उसका नाम है बीसीजी, जिसको बोलते हैं बैसिलस कालमेट गुरिन, बैसिलस कालमेट गुरिन इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो टीबी में कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का। हम बात करेंगे अगर डीपीटी का टीका कब लगता है, हमने आपसे पूछ लिया, आप बताइए डीपीटी का टीका कब लगता है? आप कहेंगे सर डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस तीनों के लिए डीपीटी का टीका लगता है। हमारा हो गया बैक्टीरिया समाप्त। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं वायरस के बारे में। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, और हमारे कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो वायरस से होते हैं? तो ये रोग हमारे वायरस से कौन कौन से होते हैं? जैसे पीलिया, आपका पीलिया में क्या होता है कि शरीर हमारी पीली पड़ जाती है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है। छोटी माता, चेचक, चेचक में पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं। एड्स, फ्लू जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आपका वायरस है। खसरा, रेबीज, रेबीज में कुत्ता, बंदर किसी के काटने से रेबीज होता है। डेंगू या पोलियो, चिकनगुनिया, ये सब आपका वायरस है, विषाणु है। कौन कौन से? पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, डेंगू, पोलियो, चिकनगुनिया, ये सब आपका वायरस है। दैट्स इट, वायरस, ये विषाणु जनित रोग है। ठीक, हाँ, अब इंपॉर्टेंट इसमें से क्या आ जाता है? विषाणु से क्या पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण, ठीक है, एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे एलिसा टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए किया जाता है। एड्स, एड्स का पूरा नाम आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका एड्स होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप वहाँ ह्यूमन लगा देंगे, HIV, ठीक है, V फॉर वायरस। अगला देखते हैं, एलिसा टेस्ट किस लिए होता है? एड्स परीक्षण के लिए होता है एलिसा टेस्ट। ठीक है, वही हमने क्या देखा था? बिडाल परीक्षण, तो उसके लिए आंत्र ज्वर के लिए होता था। ठीक है, टाइफाइड के लिए होता है बिडाल परीक्षण। पोलियो में हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, इसमें दूषित भोजन या दूषित जल पीने से पीलिया होता है। ठीक, बात आई है डेंगू की। आपका डेंगू एक मच्छर होता है, ठीक है, ये किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज मच्छर काटने से। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर डेंगू जब काटता है तो कौन सा मच्छर होता है? एडीज
मच्छर होता है। और वहीं जब मलेरिया के लिए बात करते हैं तो ये जो है एनफ्लीज होता है, एनोफ्लीज मच्छर होता है। लेकिन मलेरिया आपका प्रोटोजोआ है और डेंगू आपका वायरस है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डेंगू मलेरिया दोनों को वायरस करते हैं, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। और डेंगू आपका वायरस है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, जिसमें आपका प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाता है, खून की कमी हो जाती है, और अगर 20,000 से भी नीचे प्लेटलेट्स आपका आ जाता है तो आपके लिए जीवन का खतरा बन जाता है। ठीक, पोलियो आया तो आपको पोलियो से पता चलता होगा, आपने भी बचपन में पोलियो पिया होगा। 5 साल के बच्चों को जीरो, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से 5 वर्ष तक बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है। और इसी के लिए भारत सरकार ने 1995 में पोलियो प्लस नामक कार्यक्रम शुरू किया था। कब शुरू किया था पोलियो प्लस? 1995 में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है शुरू से? अमिताभ बच्चन जी हैं, भारत के महानायक अमिताभ बच्चन जी पोलियो प्लस के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हमेशा से रहे चले आ रहे हैं। और भारत में पोलियो का जो 2 बूंद जिंदगी के लिए आज भी आपको पोलियो पिलाया जाता है 5 वर्ष के बच्चों तक का, आज भी ये कार्यक्रम संचालित है। लेकिन भारत में पोलियो जो है पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, पोलियो खत्म हो गया है। पोलियो और चेचक, ये भारत में 2 बीमारियां जो है खत्म हो चुकी हैं। हाँ, ये सारा हमारा जो वायरस का खेल था, बैक्टीरिया का खेल था। ठीक, अब देखते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जो बैक्टीरिया की, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बैक्टीरिया को खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की, और इवानोविस्की, इवानोविस्की ने वायरस की खोज की थी। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा ल्यूवेन हॉक तो बैक्टीरिया जीवाणु की खोज, और इवानोविस्की तो वायरस की खोज। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ हमारा क्या होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं? तो ये हमारा प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, ये रोग जैसे पेचिस, इसी को आप लोग इंग्लिश में डायरिया कहते हैं, मलेरिया, पायरिया। ठीक है, अब मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए हैशटैग। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू तथा एनफ्लीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ, वहीं डेंगू आपका वायरस है। ठीक है, अब ये प्रोटोजोआ कौन सा होता है एनफ्लीज मच्छर में? तो इसमें आपका जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, यही आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है। तो मच्छरों को मारने के लिए आदमी क्या, कौन सा तरीका अपनाता है, क्या करता है कि जब भी नाली में पानी रुक जाता है तो उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? मिट्टी का तेल डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी आपका केरोसिन डाल देते हैं, कोई भी तेल डाल देते हैं, जिससे जो है मच्छर सब मर जाते हैं और हमको काटते नहीं, हमारा खून चूसते नहीं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ कौन सा हमारा? मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ है, और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। और इसका जो प्रोटोजोआ इसमें है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक, पायरिया आप में दांतों बीमारी होती है, दांतों की सड़न, दांतों में पानी आना, ये जो है पायरिया है। ठीक है, पेचिस जो है ये भी एक प्रोटोजोआ है, डायरिया आपका प्रोटोजोआ है, और ये जो है पेट को प्रभावित करता है, पेट को, पेचिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमको दस्त होता है और साथ साथ खून भी आता है, प्रोटोजोआ, जो कि आपका पेचिस प्रोटोजोआ है, डायरिया उसी को बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट है लास्ट वाला, फफूंद या कवक जनित रोग, इसी को आप फंगस बोलते हैं, जिसमें दांत खाज होता है, ये सब आपका फंगस होता है। जैसे ये फफूंदों द्वारा फैलते हैं, जैसे दाद, खाज, अस्थमा, ये सांस लेने की बीमारी है अस्थमा। ठीक है, सांस की बीमारी है। एथलीट फुट, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका फफूंद है। ठीक, अब जैसे हमने थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा मच्छरों से कौन सा फैलता है। मच्छरों से हमको क्या क्या होता है? डेंगू होता है कि नहीं होता है? मलेरिया होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, और क्या होता है? चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैलता है, जहाँ से आपकी क्लासेस चल रही हैं। डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, ये सब कहाँ से होता है? मच्छरों को काटने से होता है। अगर आपको ऐसे मच्छर काटते हैं, या डेंगू काटता है, मलेरिया जो है, तो यहाँ से मच्छरों वाले रोग हैं सभी, किसी ना कोई मच्छर आपको काटता है, तब ये सारे रोग होते हैं। मक्खियों से कौन सा रोग होता है आपका? जैसे मक्खियों से हैजा, ठीक है, पेचिस। तो हैजा और पेचिस जो है आपका, हैजा आपका बैक्टीरिया है, और पेचिस ये क्या है? ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये कहाँ से फैलता है? मक्खियों से फैलता है।
और दूषित जल और भोजन से क्या होता है? दूषित जल और भोजन से, जैसे मैंने आपको बताया था, दूषित जल या भोजन हो तो उसके लिए पीलिया आपका हो जाता है। ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, ये सब जो है दूषित जल या दूषित भोजन से होता है। चलिए, इतना हम लोग ने इंपॉर्टेंट देख लिया है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और जो कल हम लोग कराएंगे, कल वाला जो, इसमें करेंगे पूरा भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमेशा से हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो आइए विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन की खोज करता कौन है? विटामिन के खोज करता है सी फंक। उनका क्या नाम है? सी फंक। तो विटामिन के खोज करता है सी फंक। हमारे विटामिन जो है 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। हम लोग सबका रासायनिक नाम देखेंगे और पूरा बहुत अच्छे से करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं विटामिन आपका क्या होता है। ठीक है, इसका जो मेन, मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन, प्रोटीन जो है आपका, मैंने आपको पढ़ाया था जो इसके पहले, प्रोटीन और ऊर्जा, प्रोटीन और ऊर्जा। ठीक, इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो हो जाता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर या मरासमस। ये आपके एनटीपीसी, अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों में? तो क्वाशियोरकर या मरासमस। इसलिए इस पहले मैंने इसको बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हमने बताया विटामिन की खोजकर्ता सी फंक है। 6 प्रकार का विटामिन होता है, ए बी सी डी ई के। ठीक है, जल में घुलनशील बी सी, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा आपका? बी और सी है। वही हम बात करें वसा में घुलनशील, फैट में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं? तो कीड़ा, इसको आप लोग कह सकते हैं कीड़ा। कैसे? के ई डी ए। याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एडेक या फिर कीड़ा कह सकते हैं। ये आपके विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, और बी सी जो है जल में घुल जाते हैं। ठीक, आइए देखिए आ गया कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस रोग हो जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हैशटैग कर लीजिए इसको, बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न। अब हम लोग बात करते हैं कि अभावजन्य रोग। ठीक है, किसके अभाव में कौन सा रोग हो जाता है, और ये रोग विटामिन के कमी के कारण होते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि विटामिन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा है, और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, और कौन सा आपका स्रोत होता है। आइए देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल, रेटिनाल। ठीक है, आपको पता होगा रेटिना आपकी आंखों पे बनती है, आपकी आंखों में रेटिना होती है। ठीक है, और तो जब आंखों में होती है तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कहाँ की बीमारी है हमको, ये हमको आंखों की बीमारी है। तो इसमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है और इससे रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें हमें आंखों से कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है, और इसके लिए अच्छा स्रोत है कि आप दूध खाइए, दूध पीजिए, अंडा खाइए, मछली खाइए, पपीता खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। ये सब आपकी आंखों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? हमको आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो आपसे ज़्यादा ही पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम, इससे कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन बी का। विटामिन बी वन, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि थकावट हो जाती है, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं। इसको दूर करने के लिए हमको, ठीक है, क्या क्या करना है? संतरा, अंडा, खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश की दाल, ये सब खाना होता है। और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तभी कहते हैं कि चावल को जो है, पॉलिश वाला चावल जो है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप बताएंगे विटामिन बी वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न। अब विटामिन बी वाला बी वन से लेके बी 12 तक है, बी 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी 5 बी 6 बी 7 बी 12। तो हमको कौन कौन सा पढ़ना होता है? हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी 12। बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, 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 ये हमारा बी 12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट जो है, पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसे कोबालामिन आपको मिल रहा है, इसका मतलब कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक,
और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं था। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्विक एसिड। स्कर्वी से आप स्कारविड लगा सकते हैं, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्विक एसिड, और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से आपके खून आने लगता है, ठीक है, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होने लगती है, और घाव भरने में समय लगता है। अगर आपको घाव हो जाता है, कट फिट जाता है, तो उसमें समय लगता है। विटामिन सी का स्रोत कहाँ है, विटामिन सी हमको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो खट्टे रसीले फल में, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, हरी मिर्च, आंवला, अमरूद, आंवला। तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, विटामिन सी। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पीसीएस में भी 2018 में पूछ लिया गया था कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी का स्रोत इनमें कौन से फल में है, तो आपको आंवला जो ऐसा फल है जो विटामिन सी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्विक एसिड, इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल, और इसमें जो है सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, रिकेट्स, इसी को आप लोग बोलते हैं रिकेट्स। और विटामिन डी के लक्षण कौन कौन से, कि हड्डियाँ कमजोर होकर मुड़ जाती हैं, इसी में गठिया उठिया हो जाता है, मुड़ने लगती हैं, जिसमें आप गठिया बोलते हैं, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। तो मेन प्रॉब्लम विटामिन डी की, इसलिए आपको कहा जाता है विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा स्रोत, मछली का तेल, दूध, अंडा। तो मछली का तेल, सूरज की रोशनी, दूध और अंडा, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। हमारे शरीर में दोस्तों क्या होता है, विटामिन डी और विटामिन के का स्टोरेज हमेशा होता है, ठीक है। अगर कभी बरसात में धूप नहीं निकलती है, सर्दियों में धूप नहीं निकलती है, तब भी हमारे शरीर में विटामिन डी का कार्य होता रहता है। क्यों? क्योंकि इस हमारे शरीर में ऑलरेडी पूछता है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन का संश्लेषण हमेशा होता है, संश्लेषण कौन सा विटामिन का हमेशा रहता है, तो आप कहेंगे विटामिन डी और विटामिन के। चलिए आइए अब देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है क्या है, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ये जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। एग्जाम में अभी आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है अभी करंट में फेज 3 का, और फर्स्ट से लेकर लगातार आरआरबी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। इसमें देखिए लिखा भी है, इसके कटने के बाद खून नहीं रुकता है, ठीक है। ये बीमारी इंग्लैंड से रानी एलिजाबेथ को लगातार चली आ रही है। ये हमारी किस प्रकार की बीमारी है, तो ये जन्मजात होती है, ठीक है, जन्मजात बीमारी, इसी को हीमोफीलिया कहा जाता है, हीमोफीलिया। इसमें क्या खाना चाहिए, अंकुरित अनाज, गोभी, ब्रोकली, पालक, बंद गोभी, ये सब आप खाएंगे तो आपको विटामिन की के यहाँ से ज़्यादा मिलता जाएगा। हमारा नेक्स्ट विटामिन है जो, वो है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है विटामिन डी और विटामिन ई में। विटामिन डी का कैल्सीफेराल और विटामिन ई का टेकोफेराल होता है, तो आपको कभी भूलना नहीं है। इससे क्या हो जाता है, विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता होती है। तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है अखरोट है, ठीक है। इसमें हमको अखरोट, बादाम, मूंगफली इत्यादि खाना चाहिए। नपुंसकता और बाल का झड़ना विटामिन ए की कमी कारण होता है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग कुछ प्रमुख खनिज के बारे में देखते हैं, जहाँ से हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे लौह हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। हमारे शरीर को एक ऊर्जा और प्रोटीन देने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख खनिज हैं। कौन कौन से, लौह, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। आइए उनके बारे में जरा हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर हमारे शरीर में लौह कम हो जाए, ठीक है, तो लौह अगर कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगी, और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो उससे हमें एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लौह की कमी के कारण होने वाला रोग एनीमिया, या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाला रोग एनीमिया रोग होता है, ठीक है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 15 ग्राम DI, ठीक है। हमारे शरीर में 12 से 15 ग्राम DI जो है होना चाहिए, क्या, हीमोग्लोबिन। और अगर हमको बढ़िया हीमोग्लोबिन लेना है तो हमको क्या खाना होता है, ठीक है। हमारे शरीर में ज़्यादा लौह अगर लेना है हमको, तो हमको खाना होता है पालक की सब्जी, ठीक है, आंवला, गुड़, गांव में बनता है ना गुड़ भेली जो बनता है उसको, उसी गुड़ जो होता है उसको आप खाते हैं तो आपसे क्या बढ़ जाता है, आपका आयरन बढ़ जाता है। आयरन मतलब लोहा बढ़ जाएगा आपके शरीर में, और आपको
खनिज जब ज़्यादा मिलेगा तो आपकी जो है उत्पादकता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, पालक की जैसे पत्ती हो गई, ठीक है, गुड़ हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सब यहाँ से खाते हैं तो आपको आयरन मिलता है, लोहा मिलता है। नेक्स्ट हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण हमारे शरीर में घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, समुद्र में जो ये समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। तो ये जो नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसी को बोलते हैं आप लोग, रासायनिक सूत्र जो है NaCl। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है हमें आयोडीन। ठीक है, आजकल आयोडीन आपका नमक के साथ मिला आता है। टाटा नमक आप खाते हैं ना, तो उसमें आयोडीन मिला होता है। शुद्ध नमक बोलते हैं, 99% तक शुद्ध है। तो वही NaCl जो समुद्री जीव द्वारा प्राप्त होता है, वो आजकल आपके घरों में जो नमक होता है उसमें आयोडीन होता है। और यही कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री जीव जंतुओं से। तो आयोडीन की कमी के कारण हमारे शरीर में घेंघा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम। देखते हैं कैल्शियम, Ca। ठीक है, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। क्या होता है इसकी कमी से? दांत व हड्डियां हमारा कमजोर हो जाते हैं। और हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, अंडा से, सेब से, हरी पत्तीदार सब्जी से। और ठीक है, जितने आप सलाद वलाद जितना ज़्यादा खाएंगे कैल्शियम आपको वहाँ से मिलेगा। तो कहाँ कहाँ से मिलता है हमको? अंडा से, दूध से, सेब से, हरी पत्तीदार सब्जियों से, ये सब हमको कैल्शियम प्राप्त होता है। अगला हमारा है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस ये हमारी हड्डियों और दांतों को ये भी कमजोर कर देते हैं, कैल्शियम की तरह। फास्फोरस, अगर कैल्शियम आपको शरीर के लिए स्वास्थ्यमंद होता है तो कैल्शियम फास्फोरस भी आपको लेना जरूरी हो जाएगा। तो फास्फोरस में क्या क्या होता है? इसमें हमारी हड्डियाँ और दांतें कम, दांत मतलब टीथ जो है, बोन्स एंड टीथ आपके वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको दूध, केला, हरी मिर्च ये सब खाना होता है। क्या क्या? दूध खाना होगा, केला खाना होगा और हरी मिर्च। PCS 2018 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दूध में जो है फास्फोरस होता है कि नहीं होता। तो बिल्कुल दूध में आपका फास्फोरस पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि हमारा जो मिनरल्स है वो कैसे हम लोग खाना बनाते हैं, हमारा मिनरल्स बाहर निकल जाता है। खनिज, तो कुछ खनिजों को बचाने के लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आपको सब्जियां जो होती हैं काट के उसके बाद धोना नहीं होता है। क्या होता है? बहुत लोग सब्जियां जो है काट कर धुलते हैं। जैसे आपने आलू जो है क्या काट के फिर आप लोग धुलते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आलू आप काट के धुलते हैं तो उसमें से आपका जो घुलनशील विटामिन है वो बाहर निकल जाते हैं, फिर आपका सब्जी जो है पौष्टिक वाली नहीं रह जाती। तो इसलिए अगर आप कोई भी सब्जी बनाएं तो उसको पहले धुल लें। ठीक है, कोई पहले सब्जी बनाने से पहले उसको धुल लें, धुल के फिर काट के बनाएं, दोबारा उसको नहीं धुलें। ठीक है, और क्या करना है आपको कि दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना होता है। दाल प्लस चावल, दाल प्लस चावल को क्यों नहीं ज़्यादा धोना है? क्योंकि अगर हम ज़्यादा धो देंगे तो इससे आपका विटामिन बी बाहर निकल जाएगा। जो हमने पढ़ा था विटामिन बी, थायमीन, इसका जो प्रमुख स्रोत है दाल छिलके वाली, इसको ज़्यादा धुलना नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो आपको दाल और चावल ज़्यादा देर तक नहीं धुलना होता है। आप 1 पानी या 2 पानी से धुल के उसको खाना बना सकते हैं। ठीक, और क्या करना चाहिए? खाने को देर तक नहीं पकाना चाहिए। किसी भी खाने को आप देर तक ना पकाएं और उसको जो है खोल के, बर्तन से खोल के उसको ना पकाएं। जैसे आप कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं तो खुली कढ़ाई में सब्जी ना बनाएं, उसको ढक के और धीमी आंच पे बनाएं। इससे आपकी उसकी महक और प्रोटीन और वसा जो भी उसके अंदर होगा, कार्बोहाइड्रेट, सब आपका उसी में रह जाएगा। और ज़्यादा देर तक अगर आप पकाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा जल के। ठीक, और क्या करना चाहिए? खाना बनाते समय हमें पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब्जी या कुछ भी बनाएं उसमें कम पानी डालें। ठीक है, ये सब सावधानियां हमको रखना चाहिए ताकि हमारे भोजन से विटामिन और खनिज नष्ट ना हो और हमारा भोजन संतुलित रहे। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ बीमारियों की जड़ क्या क्या है। ठीक है, कैसे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, हमें ज़्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से होती हैं। कैसे? गंदगी की वजह से हम लोग ज़्यादा गंदगी करते हैं इधर उधर पर्यावरण में, इसलिए बीमारियां हमको वहीं से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ और फंगस होता है, और फिर हमको क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो बीमारी आप लोग को पता है बीमारी क्या होती है? अगर कोई भी व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है तो समझ जाओ वह बीमार है। और बीमारी का कारण मैंने बताया था कि उपार्जित और आनुवांशिक होता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि बीमारी का सबसे ज़्यादा जो जड़ होता है वो होता है कचरा। बीमारियों का जड़ यही होता है। कचरा हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा जैव निम्नीकरण कचरा, दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरण कचरा। हम देखते हैं जैव वाले में क्या होता है। जैव तो हमारे लिए अच्छा होता है, जैसे फल का छिलका हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक है, अंडे का छिलका हो गया, कागज हो गया, पत्तियां हो गई। इससे हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं, बॉटनिकल कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है, वानस्पतिक खाद बनाते हैं और अपने खेतों में डालते हैं, जिससे उस खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है और फसल या अनाज अत्यधिक मात्रा में होते हैं। आप अगर गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि जो गाय भैंस है ठंडियों में इनको, उनके जहाँ वो रहने का घर है उनके नीचे जो है प्याल डाला जाता है। ठीक है, भूसा डाला जाता है, प्याल डाला जाता है। इसके बाद जो है
कुछ दिनों बाद 10 दिनों बाद वहाँ से उनके आवाज़ से भैंस या गायों के आवाज़ से उसको निकाल के हम लोग इसी का खाद बनाते हैं और खेतों में डालते हैं। तो क्या हो जाता है, हमारे खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। तो कहाँ कहाँ से बढ़ती है उर्वरक शक्ति? फल की सब्जियों के छिलके से, अंडे के छिलके से, कागज, पत्तियाँ। तो इस प्रकार के जो होता है वो उसको हम लोग जैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। ये हमारे लिए फायदेमंद होता है ऐसा कचरा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जैव अनिम्नीकरण ये जो है कचरा बहुत ही खतरनाक है मानव जीवन के लिए। जैसे पॉलीथीन की थैली, आप लोग क्या होता है दोस्तों कि आप लोग जैसे सब्जी ले आए पॉलीथीन में, इसके बाद जब आप सब्जी वहाँ से निकालते हैं, इसके बाद उसको डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन को बाहर ले जाके कचरा फेंक देते हैं। फिर क्या होता है, जब भैंसे या गायें कोई जानवर उसको खाता है तो पॉलीथीन उसके गले में अटक जाती है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, पॉलीथीन को, खुले कचरे इन सबको वैसे ऐसी जगह नहीं डालना है। कांच का टुकड़ा, ठीक है, कि जैसे आपका कांच का टुकड़ा, ये जैव अनिम्नीकरण है। प्लास्टिक हो गया, ठीक, तो ये कभी समाप्त नहीं होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हम पॉलीथीन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, पॉलीथीन को कैसे हम ख़त्म करते हैं? क्या करते हैं कि एक गड्ढा होता है कोई शहर के बाहर जहाँ बड़ा सा, और उसी में सब ए वाले कूड़ों को ले जाके, प्लास्टिक हो गया, कांच के टुकड़े हो गया और पॉलीथीन, इन सब को ले जाके वहीं हम भरते हैं। जब इसके बाद गड्ढा भर जाता है, ऊपर से उसकी अच्छी सी मिट्टी डाल के गड्ढे को ढक के ऊपर हम प्लेइंग टॉयज पार्क बना देते हैं, ताकि वहाँ बच्चे खेलें, और ये हमारा कचरा दबा का दबा ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का उपाय है हमको बचने के लिए। ठीक, और क्या क्या उपाय हैं, आइए ज़रा देखते हैं। कचरा कम करने का जो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय है वो है, 3 प्रकार से हम कचरा कम कर सकते हैं। कैसे कैसे? ट्रिपल आर उसके लिए फॉर्मूला है, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। ठीक, आप इसको मनोविज्ञान में पढ़ेंगे, पर्यावरण में पढ़ ही रहे हैं, और विज्ञान में भी पढ़ेंगे कि कचरा कम करने के उपाय आपसे कई बार इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, किस प्रकार से आप कचरा कम कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 R वाला फार्मूला है, ट्रिपल आर वाला। इसके लिए क्या हो जाएगा कि रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तो 3 R वाला आप लोग ट्रिपल आर, इससे आप कचरा कम कर सकते हैं। जैसे रिड्यूस मतलब होता है कम उपयोग, किसी भी चीज़ का आप अगर कम उपयोग करेंगे तो इससे कचरा कम फैलेगा और हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा है पुनः चक्रण, ऐसे कचरे का आप इस्तेमाल कीजिए कि जिसका हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं। जैसे खाद हो गया, खाद आप खेत में डालते हैं तो मिल जाता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वहीं पॉलीथीन, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक, ये हमारे लिए हानिकारक। और कचरा कम करने का क्या तरीका है? रीयूज, ऐसा वस्तु बनाए, जैसे आप प्लास्टिक की थैलियाँ, सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्णतः बैन है, कहने नाम कहने के लिए बैन होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन। क्या होता है कि सब्जी आप लेने जाएंगे तो आज भी सब्जी वाला आपको थैला देता है, दूध आपको मिलता है सब प्लास्टिक के थैले में मिलता है। ठीक, तो ये कभी बंद नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको कम करना चाहिए और खुद से जागरूक होना चाहिए। और आप जब सब्जी लेने जाएँ तो झोले लेके जाएँ, ठीक है, थैला लेके जाएँ अपने घर से, वो प्लास्टिक का नहीं, आप खुद उसको रेशम से, कपास से बना के ले जाएँ। ठीक, तो पुनः उपयोग, तो इससे हम जो है कचरा कम कर सकते हैं। कैसे कैसे? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, यानी कम उपयोग करें, पुनः चक्रण करें और उसका पुनः उपयोग करें, इससे हम कचरा को कम कर सकते हैं। और इसी के लिए जो है हिमाचल प्रदेश, आपका जो भारत ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पहली बार हिमाचल प्रदेश में पूरी तरीके से प्लास्टिक बैन हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। हिमाचल प्रदेश के बाद यूपी दूसरा राज्य है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है। आप लोग बार बार सुनते होंगे कि मोदी जी का क्लीन इंडिया अभियान, ठीक है, क्या है वो क्लीन इंडिया अभियान? ये जो है, इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे भारत को स्वच्छ व साफ बनाना। ठीक है, पूरे भारत को स्वच्छ और साफ बनाना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होता है। इसी दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का नारा क्या था कि ना गंदगी करेंगे, ना गंदगी करने देंगे। मतलब ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे। स्वच्छ भारत अभियान का ये लोगो है, ये मोटो है, ये नारा है। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ से जान लेते हैं, कौन सा, कि आपके पहले जो 3 राज्य हैं, पहला राज्य सिक्किम, जो पूर्णतः 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो पूर्णतः 100% खुले में शौच करने वाला मुक्त राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सिक्किम। दूसरे स्थान पे है हिमाचल प्रदेश, और वहीं तीसरे स्थान पे बात करेंगे तो केरला। आप देख रहे हैं सब विकसित राज्य हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, केरला हो गया, सिक्किम हो गया, ये तीनों आपके खुले में शौच करने से मुक्त हैं। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़े हैं। अब देखते हैं जो यूपी टेट 2021 की हम लोग सीरीज चला रहे हैं,
यूपी टेट 2021 की आपकी सभी विषयों की सीरीज आने वाली है। इसमें आप मैथ के प्राइमरी और जूनियर की जो पार्ट 6 वाली वीडियो आज अपलोड हो गई है, जिसमें मैंने आपको कराया था कि कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी हो, हज़ार लाखों तक हो, उसमें आप जीरो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, बिल्कुल अब आसान शब्दों में समझना है और मरते दम तक आप नहीं भूल पाओगे जो ट्रिक मैं आपको लाया हूँ, कॉन्सेप्ट से पढ़ाया हूँ। तो ये जो वीडियो था आपका था लेक्चर नंबर 14, पर्यावरण इन्वायरमेंट भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग तथा कचरा उत्पादन और कचरा को कम करने के तरीके बताए हैं। यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन करें आते हैं एग्जाम में, हमेशा 3 नंबर यहीं से बनता है और पहले पार्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर से आपका 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन पर लिंक आपको मिल रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैथ और पर्यावरण की पूरी प्लेलिस्ट अपडेट है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके वीडियो को विजिट कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सभी स्टडीज ग्रुप में यूपी टेट, सी टेट, बी एड, सुपर टेट, बीटीसी, डीएलएड, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं सब में आप फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को, ताकि कुछ लोगों का भला हो सके। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हम 15 फरवरी से मनोविज्ञान भी शुरू करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, टेट की सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक तुरंत कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द 5 SD को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।